गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बॉटनी का पेपर हुआ है उस पेपर के बारे में। वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अश्विनी आनंद, गुड आफ्टरनून अश्विनी। ठीक है, चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हर हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि उसका आंसर सही क्या होना चाहिए था, वही आंसर क्यों होना चाहिए था, बाकी आंसर क्यों नहीं होने चाहिए थे। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए। ठीक है, और आ जाइए, चलिए जरा थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है? अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर के लिंक को, इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करिएगा, जल्द से जल्द शेयर करिएगा ताकि हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, तो चलिए लोग जुड़ेंगे आप लोगों के साथ में, हम जो भी है डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन पहला है, जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो भी है हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। कि कहा गया है द प्रोसेस बाय विच द वायरस ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर वाज डिस्कवर्ड बाय। कि ऐसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हमें ये पता चला है कि वायरस ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक मटेरियल को वन बैक्टीरियम टू अनदर, वाज डिस्कवर्ड बाय। एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम की तरफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, उसे किसने डिस्कवर किया था? क्या ऑसवाल्ड अवेरी, मैक्लॉइड और मैकर्टी ने किया था? तो ये नहीं, इन्होंने किया था। लैडरबर्ग और टैटम है, फिर है फ्रेडरिक गिफिथ है, फिर नॉर्थन जिंडर एंड जोशुआ लैडरबर्ग है। तो इसमें से देखिए जो सही आंसर है ट्रांसडक्शन का, वो है देयर इज अ लैडरबर्ग एंड जिंडर। दीज टू स्ट्रेन्स वेर, इन्होंने ही किया था ये जो भी है यूट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था वो इन्होंने ही, जो भी है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है और बैक्टीरिया उसको जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, ये सबसे पहले जो भी है बताया था। ट्रांसडक्शन के बारे में इन्होंने ही स्टडी किया है। तो नॉर्थन जिंडर या जोसो लेडरबर्ग, ये दो ही साइंटिस्ट हैं। ठीक है आनंद, तीन नहीं होगा आनंद। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फोर होगा। ठीक है, चलो वेल ट्राई आनंद, फिर भी बहुत अच्छा ट्राई किया आपने। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा हम देखेंगे तो आप लोगों को जो भी है इस क्वेश्चन को देखते ही अंदाजा आ जाएगा सेकंड वाले को कि क्वेश्चन क्या है। देखिए कि द सेल वॉल component that anchors, cell wall component that anchors the outer membrane of gram negative bacteria to peptidoglycan layer is। सेल वॉल का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एंकर करता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर्स है? तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन से कौन है जो एंकर करके रखता है? तो क्या वो टिकोइक एसिड है, सुडोम्यूरिन है, ब्रुंस लिपोप्रोटीन्स हैं, या पोरीन्स हैं? तो इनमें से कौन से प्रोटीन्स है जो इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व है? तो देखिए पोरीन्स तो इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, टिकोइक एसिड भी नहीं है, सुडोम्यूरिन्स भी नहीं है। ब्रुंस लिपोप्रोटीन इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व है। लिपोप्रोटीन जैसे डायग्राम के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिपोप्रोटीन्स हैं जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को सेल वॉल के अंदर जो भी एक दूसरे से क्या कर रही है, कनेक्शन का काम कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर जो भी था इस क्वेश्चन का वो क्या था? ब्रोंस लिपोप्रोटीन ही इनका आंसर था। ठीक है, देन अब उसके बाद देखिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। कि ये क्वेश्चन पूछा है कि मीजोजोम्स आर अल्सो नोन एज, मीजोजोम्स को ही आप क्या कहते हैं? ठीक है, मीजोजोम्स का मतलब क्या है, ये सवाल के अंदर जो भी है सिंपल से पूछा गया है। अब मीजोजोम्स का मतलब क्या है? तो क्या मीजोजोम्स का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है? नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? नहीं है। प्लाज्मिड्स? नहीं है।
उसे ही आप कॉन्ड्रॉइड्स कह सकते हैं, या जैसे कि हम ये कहते हैं, कॉन्ड्रॉइड्स का मतलब ही है माइटोकॉन्ड्रिया। सर सौरभ का कहना है कि डीयू का कट ऑफ कितना होगा। सौरभ, उसके लिए दिगंबर सर एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं आपके लिए। कट ऑफ जो भी है क्या जाएगा, कट ऑफ कितना जो भी हाईएस्ट कट ऑफ जा सकता है, उसके बारे में दिगंबर सर आप लोगों से जो भी है वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मिजोसोम्स आर नोन एज कॉन्ड्रियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, प्लाज्मिड भी नहीं, तो मिजोसोम्स आर नोन एज एन कॉन्ड्रियोट्स। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट सेल। इनमें से ऐसा कौन सा इवेंट है जिस इवेंट की वजह से डिस्ट्रक्शन होगा होस्ट सेल का। होस्ट सेल का डिस्ट्रक्शन या होस्ट सेल का लिसिस किसकी वजह से होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। क्या होगा आंसर? राइट, सौरभ ने सही आंसर दिया। 4 का क्या होगा, लाइटिक साइकिल। अगर कोई वायरस जो भी है लाइटिक साइकिल करता है, तो लाइटिक साइकिल करेगा मतलब क्या करेगा, जैसे कि ये होस्ट है और होस्ट को इन्फेक्शन किया है किसी वायरस ने। अगर ये वायरस आए, होस्ट को इन्फेक्शन करे और इन्फेक्शन करके अपनी नंबर जो भी है उस नंबर को बढ़ाए, तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे ये अपनी नंबर को बढ़ाएगा, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा और इस होस्ट सेल का लिसिस करके यहाँ से जो भी है निकल जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट सेल, तो लाइटिक साइकिल के अंदर होगा। लाइसोजेनिक के अंदर तो वायरस का जीनोम होस्ट जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। प्रोफाज का मतलब ही है कि लाइसोजेनिक की कंडीशन, और टेम्परेट फाज मतलब ऐसा जो कि लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन होस्ट का तभी होगा जब कौन सी साइकिल होगी, लाइटिक साइकिल होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आनंदिता ने सही जवाब दिया, मोनिका ने सही जवाब दिया, वैष्णवी ने सही जवाब दिया, अश्विनी ने सही जवाब दिया। चलो क्वेश्चन नंबर अब 5 पढ़ते हैं। एन अल्डोज शुगर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अल्डोज शुगर के बारे में कहा गया है कि अल्डोज शुगर के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है उसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में। तो पहला ऑप्शन है कि इंटरनल कार्बोनिल ग्रुप CO ज्वाइन बाय सिंपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये गलत है। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ज्वाइन टू द सेंट्रल कार्बन थ्रू हाइड्रोक्सिल बॉन्ड इन द बैकबोन विथ 5 और मोर कार्बन आयन्स, ये भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो एट द एंड ऑफ द कार्बन बैकबोन, हाँ ये सही है। इस जो भी है हम कह सकते हैं इसमें से सही आंसर जो भी होगा वो थर्ड होगा। प्रेजेंस ऑफ बोथ CHO ग्रुप एंड CO ग्रुप, नहीं ये भी जो भी है प्रॉपरली सही नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो कौन सा है, थर्ड नंबर का आंसर ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड। नीचे कुछ अमाइनो एसिड दिए हैं और अमाइनो एसिड में से पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड कौन सा है पूछा गया है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है एस्पार्टिक एसिड, तो इन पांचों के अंदर एस्पार्टिक एसिड तो नहीं आ रहा है। हाँ एस्पार्जीन जरूर हो सकता है, क्योंकि एस्पार्जीन जो भी पोलर और अनचार्ज वाला है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आइसोल्यूसिन नहीं हो सकता, हिस्टिडीन भी नहीं हो सकता। तो 101% हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन है, एक ही है जो कि पोलार है और अनचार्ज वाला है, और वो क्या आंसर होगा, तो आर्जिनिन, सॉरी एस्पार्जीन इस क्वेश्चन का जो भी आंसर 6 का 2, बिल्कुल सब लोगों ने आपने सही कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो भी है वो नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर पूछा गया है, और सिंपल सा क्वेश्चन देखिए नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर। द प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप इन थाइमीन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम यूरेसिल। कि थाइमीन नाम का ये जो नाइट्रोजन बेस है, इस थाइमीन नाम के नाइट्रोजन बेस को और यूरेसिल नाम के नाइट्रोजन बेस को, थाइमीन और थाइमीन के साथ साथ यूरेसिल, इन दोनों नाइट्रोजन बेसिस को एक दूसरे से किस बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट किया जाता है, तो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, इस बेसिस के ऊपर, क्योंकि मिथाइल ग्रुप के बेसिस के ऊपर, क्योंकि देखिए यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखिए आप, और यूरेसिल के स्ट्रक्चर के साथ साथ जो भी है स्ट्रक्चर देख लीजिए थाइमीन का। तो दोनों के अंदर यहाँ पे मैंने आपके लिए जानबूझ के स्ट्रक्चर लाया था, दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस 5 नंबर पोजीशन के ऊपर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होना और यहाँ पे 5 नंबर की पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप ना होना, यही डिफरेंस जो भी यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है। तो ऑर्गेनली
और ऑर्गेनेलीज दैट स्टोर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ऐसी ऑर्गेनेलीज जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को स्टोर करती है, ऑर्गेनेलीज दैट स्टोर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड these आर साइट्स ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और वो साइट्स हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन की। तो उनसे कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज है या सेल ऑर्गेनेली क्या काम करते हैं, तो देखिए पैरास्पिकल बॉडीज ओनली नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं। अब लाइसोसोम ही है 101% एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम, और प्लांट सेल्स और ईस्ट के अंदर जो भी वैक्यूल्स हैं इन्हीं के अंदर तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसीलिए क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक पीएच के अंदर वो काम करते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या होना चाहिए, तो एसिडिक कंडीशन के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अगर कहीं पे होंगे तो लाइसोसोम और वैक्यूल्स। क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर जैसे लाइसोसोम है वैसे प्लांट सेल और ईस्ट के अंदर वैक्यूल्स काम करता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर बाय विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल passes थ्रू द स्टार्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। कहा जा रहा है कि एक्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर बाय विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर ये सिंपल सी बात कही है कि मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर के बारे में कहा गया है। मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर का ही मतलब होता है माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, और माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर का ही मतलब है कि हम बात कर सकते हैं कि माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर का ही मतलब है जो माइटोसिस के लिए लगता है। तो देखिए वहां पे जो भी प्रोटीन लगता है उसका नाम है CDC2। ठीक है, CDC2 जो भी है वो मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर है। ठीक है, बाय विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैसेज थ्रू अ स्टार्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब देखिए स्टार्ट के अंदर तो जीवन साइक्लिन काम करते हैं रिस्पेक्टिवली, तो CDC2 MPF के अंदर काम करता है, और जीवन फेज के अंदर अगर कोई साइक्लिन काम करता है तो जीवन फेज के साइक्लिन होते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं साइक्लिन डी या साइक्लिन बी, दोनों में से एक साइक्लिन काम करता है। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंसिटिव टू साइटोचैलेजन बी। साइटोचैलेजन बी से इनमें से क्या चीज है जो सेंसिटिव नहीं है। उस देखिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को तो साइटोचैलेजन बी इनिबिट करता ही है, साइटोकाइनेसिस को भी साइटोचैलेजन बी नहीं लेकिन साइटोचैलेजन बी के जैसा ही होने वाला एक और है डी, साइटोचैलेजन डी, वो इसे भी इनिबिट कर सकता है, या प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनिबिट कर सकता है। लेकिन साइटोचैलेजन बी की वजह से इंटरमीडिएट फिलामेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वैसे इन दोनों को साइटोकाइनेसिस और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट करने का काम साइटोचैलेजन बी का नहीं है तो साइटोचैलेजन डी का है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंसिटिव टू साइटोचैलेजन बी, साइटोचैलेजन बी से कौन सेंसिटिव नहीं है, तो बस इंटरमीडिएट फिलामेंट ही सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि देखिए साइटोचैलेजन जो डी है वो माइक्रोफिलामेंट के पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करता है, और अगर माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन को इनिबिट किया जाए तो फिर 101% साइटोकाइनेसिस प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिबिट होगा ही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, यूकैरियोटिक सेल्स टिपिकली स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। यूकैरियोटिक सेल साइकिल के अंदर ये देखा जा रहा है कि सेल्स टिपिकली स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के किस फेज के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल का ज्यादातर समय बिताते हैं। क्या वो एनाफेज है, क्या वो मेटाफेज है, क्या वो यस फेज है। नहीं, वो आंसर इंटरफेज है, क्योंकि इंटरफेज के अंदर वो इंटरफेज वो फेज है कि जहां पे सेल जीवन फेज भी है, यस फेज भी है, और हम कहते हैं कि G2 फेज भी है। ये तीनों फेजेस का जो समय है वो कुल मिला के निकल के आता है जीवन, यस, G2, इसी को हम कहते हैं इंटरफेज। तो सेल साइकिल का ज्यादातर जो समय है वो किसके अंदर चला जाता है, इंटरफेज के अंदर चला जाता है। लगभग 23 आवर्स का जो भी है टाइम ड्यूरेशन वो इस हमारी इंटरफेज के अंदर चला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है बायोसिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन लिपिड्स स्टार्ट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एंड्स इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इनमें से ऐसा कौन सा लिपिड है या लिपिड्स है जिनकी बायोसिंथेसिस शुरू गोल्जी के अंदर होती है, सॉरी शुरू ईआर के अंदर होती है लेकिन कंप्लीट गोल्जी के अंदर होती है, तो वो कौन सा है? तो कहा गया है कि ओनली स्पिंगोमाइलिन, ओनली कोलेस्ट्रॉल, स्पिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो आंसर यही सही है, स्पिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, क्योंकि स्पिंगोमाइलिन और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों को सिंथेसिस गोल्जी के अंदर होती है, लेकिन दोनों का जो बेसिक कंपोनेंट होता है सेरामाइड, उस सेरामाइड को जो सबसे पहले सिंथेसाइज किया जाता है, सेरामाइड का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो सेरामाइड इज सिंथेसाइज इन ईआर। तो सेरामाइड सबसे पहले ईआर के अंदर सिंथेसाइज होता है, उसके बाद में ये जो भी स्पिंगोमाइलिन और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। सौरभ, वैष्णवी, आनंदिता, सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं अब, इसका जवाब दीजिए। देखिए, कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स सच एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन बाय अमाइलेज रिलीजेस, कि अगर कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस किया जाए पॉलीसैकेराइड का, और किस पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस किया जाए? स्टार्च या ग्लाइकोजन का। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए बीटा अमाइलेज एंजाइम से, तो कौन सा जो भी है शुगर है वो शुगर बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। चलो ठीक है, सौरभ ने 3 कहा, वैष्णवी ने 3 कहा, आनंदिता ने सही कहा, बिल्कुल सही है कि ग्लूकोज ही बनेगा, क्योंकि अगर उनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, स्टार्च का भी हो या ग्लाइकोजन का भी हो, तो ग्लूकोज ही बनने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से ऐसी कौन सी पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ये पूछा गया है। देखिए, पहला है मल्टी न्यूक्लिएटेड को कोइनोसाइटिक हाइपिजिया, वो जाइगम सोटा के अंदर है, कहा गया है। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, जो भी कहा गया है कि सेल वॉल जो भी है काइटिन से जुड़ी हुई है, वो माइकोसिटा के अंदर, ठीक है। फिर है डॉलीफर सेप्टाइनन हाइपी, फिर वो बेसी टियोमा कोटा के बारे में कहा गया है। तो इसमें से जो इनकरेक्ट है, जो करेक्टली मैच नहीं है, वो हमें कहना है। बताइए क्या होगा आंसर? ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जो भी है इसमें से जो इनकरेक्ट है, देखिए वो क्या है, तो इनकरेक्ट है सेकंड वाला, क्योंकि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन से नहीं, वो हम कह सकते हैं काइटिन से तो बनती नहीं है। वो माइकोटा की जो ये है सेल वॉल है, वो बनती है बीटा ग्लूकन्स और सेलुलोज से। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लाइकन और सेलुलोज से। अगर सौरभ उसका गलत आंसर दिया हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा। आंसर की में तो रॉन्ग है उसका, वो तो पता है आंसर की के अंदर रॉन्ग है। लेकिन वो सही हो जाएगा, अगर आपने जो भी है ग्लूकोज किया है तो उसका आंसर तो सही होगा। आपका सही आ जाएगा सौरभ, संशुतोष शुक्ला, आपका सही आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम पढ़ते हैं 15।
an in, ir, an irrumpment crowd cluster of uh, conidiophores arising from stroma in the form of cushion is known as। तो ये जो भी है बहुत ही डीप के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कहा जाएगा इसमें से। तो उसे ही स्पोरोडोकियम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दिस इज रिप्रेजेंट एज एन स्पोरोडोकियम। उसके बाद जो भी है हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि ergot alkaloids used to treat severe throbbing headache such as migraine and cluster headache are obtained from। कि एरोगोट अल्कलॉइड्स ये कहाँ से मिलते हैं, ये किस प्लांट से आइसोलेट किए जाते हैं, ये पूछा गया है। ये क्लेविसिपस परप्यूरा परप्यूरा नाम का एक प्लांट है, उससे ये आइसोलेट किए जाते हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, द टैक्सॉन विथ सफिक्स माइकोटीना बिलोंग्स टू रैंक। टैक्सॉन है जिसका सफिक्स है माइकोटीना, वो किस रैंक से बिलोंग करता है, ये पूछा गया है। तो दिस बिलोंग टू सब फाइलम और सब डिवीजन, ये सब फाइलम और सब डिवीजन रैंक से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 18, लार्ज सेसाइल राउंड myxomycete fruiting body form from one plasmodium that does not differentiate into individual sporangium is known as। इसे क्या कहेंगे, तो इसे इसका नाम है देयर इज एन एथेलियम, तो इसे ही एथेलियम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, द फेमस बंगाल फेमिन इन 1943 वाज ड्यू टू। ठीक है, द फेमस बंगाल फेमिन इन 1942 वाज ड्यू टू, ये किसकी वजह से हुआ था, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या होगा इसका आंसर। राइट। तो ब्राउन स्पॉट डिसीज जो राइस के अंदर हुआ था, इसी की वजह से ये डिसऑर्डर हुआ था। करेक्ट। 19 ब्लैक रस्ट या लेट ब्लाइट या डाउन मिल्डो ग्रेफ्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, आउटग्रोथ ऑफ वेसल एसोसिएटेड पैरेन्काइमल सेल्स आउटग्रोथ हो रही है vessel associated with parenchymal cell that protrude into the xylem vessel through pits and obstructs the expansion of pathogens are known as। जो पैथोजेंस की एक्सपांशन हो रही है तो उसे हम क्या किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, ये पूछा गया है। तो उसे हम कहेंगे दिस इन टाइलोजिस, उसे ही हम टाइलोजिस से रिप्रेजेंट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 21, one of the theories proposed by the algal fungal relationship in lichens is halotism। It refers to type of, ये किस तरीके का रिलेशनशिप है इसके बारे में कहा गया है। क्या ये ट्राइपार्टल रिलेशनशिप है, ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसमें से पूछा गया है। वन ऑफ द theories proposed by the algal fungal relationship in lichens is हेलोटिज्म। इट रेफर्स टू टाइप ऑफ, किस तरीके का रिलेशनशिप है, ये पूछा गया है हेलोटिज्म। क्या होगा आंसर हेलोटिज्म का।
ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर है देयर इज एन मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट 22, which one of the following plants a single chloroplast with associated pyrenoid is found in each cell of the plant body? तो एंथोसिरोस, रिसिया, मार्केंटिया, फोनेरिया, इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिस प्लांट के पास में सिंगल क्लोरोप्लास्ट है जो एसोसिएटेड है पायरोनॉइड से? तो इसमें से देखिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका नाम है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंथोसिरोस। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 23, इन Paneria, birds of gametophore appear on, ठीक है, बर्ड्स ऑफ जो गैमेटोफाइट से अपीयर कहाँ होते हैं, तो ये कॉलोनीमिया के अंदर जो भी है ऑब्जर्व होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इक्विसेटम? इनमें से ऐसा क्या है जो इक्विसेटम का फीचर नहीं है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। तो पहला है कि इसका सही आंसर है कि प्लांट बॉडी टोटल लैक्स द स्टोमेटा, यही इसका जो भी है फीचर नहीं है। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ स्पैग्नम इज नॉट शेयर्ड विथ दैट ऑफ एंथोसिरोस? तो उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो भी है सही आंसर है द प्रेजेंस ऑफ सूडो लेटर्स, ये इसका आंसर है। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, स्पोरोफाइट लैकिंग फूट सेटा एंड इलेटर्स एंड कंप्लीटली एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइटिक टिश्यू इज फाउंड इन, ये किसके अंदर जो भी फाउंड होता है, तो ये रीशिया के अंदर फाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 27, चिलगोजा सीड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो चिलगोजा सीड्स है वो चिलगोजा सीड्स किससे ऑब्टेन होते हैं, तो चिलगोजा सीड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पीनस गेराडीनिया, तो ये पीनस गेराडीनिया से जो भी ऑब्टेन होते हैं। 27 के बाद 28, इन टेरिडोफाइट्स द गैमेटोफाइट प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एपोस्पोरी विल बी, ठीक है। तो वो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं एपोस्पोरी से, वो कैसे होते हैं, तो डिप्लॉयड होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 29, कोरेलॉइड रूट्स आर, जो कोरेलॉइड रूट्स हैं वो कैसे हैं, तो ये एपो जियोट्राफिक है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ जेनेटम? जेनेटम का इनमें से कौन सा जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है, ये पूछा गया है। लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन, नहीं ये नहीं उनके अंदर ऑब्जर्व होता है। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन द जाइलेम, ये भी गलत है, ठीक है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, हाँ ये तो सही है कि मोनोस्पोरिक जो भी हम कहते हैं कि ये ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है ना। बाकी तो ये बाकी सब चीज़ें सही है, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 भी आसान है। द स्टोनी लेयर ऑफ एंडोकार्प इन पीचेस एंड आलमंड्स इज कंप्राइज ऑफ, जो स्टोनी लेयर होती है एंडोकार्पी पीचेस और आलमंड्स के अंदर, वो इज कंप्राइज ऑफ, जो भी ये पूछा गया है इज कंप्राइज ऑफ किससे, जो भी तो इसका जो आंसर है दिस इज इन ब्रैकीस्क्लेराइड्स, ब्रैकीस्क्लेराइड है, मैक्रोस्क्लेराइड्स नहीं, ऑस्टियोक्लेराइड्स नहीं, ट्रिकोक्लेराइड्स नहीं। देन उसके बाद 32, वेसिकुलर बंडल्स इन विच प्राइमरी फ्लोएम सराउंड्स द प्राइमरी जाइलेम आर नोन एज, ये कहा गया है कि वेसिकुलर बंडल्स इन विच प्राइमरी फ्लोएम सराउंड द प्राइमरी जाइलेम आर नोन एज, उसे क्या कहेंगे, तो उसे एम्फीक्राइबल बंडल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एन एम्फीक्राइबल बंडल्स। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेसल मेम्ब्रेन? वेसल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। देखो, वेसल मेम्ब्रेन्स आर लॉन्गर एंड स्मॉलर डायमीटर देन द ट्रैकाइड्स एंड लैक परफोरेटेड एंड वॉल्स, ये गलत है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स फ्रॉम हेलिकल कोर्स इन द जाइलम, ये भी गलत है। वेसिकल मेम्ब्रेन्स आर एंसेस्ट्रल ऑफ ट्रैकाइड्स, ये भी गलत है। Pits on the lateral walls of the vesical membrane are small and very form epithelial to circular border, ये जो भी है सही है। तो इसमें से 33 का आंसर 4 ही सही है।
क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। एंजियोस्पर्म द फंक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्रासबर्गर सेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज प्लेस्ड बाय। इन एंजियोस्पर्म के अंदर जो फंक्शन है जो सिमिलरली स्टारबर्गर से जो जिम्नोस्पर्म के अंदर करते हैं, वो कौन प्ले करता है सेम रोल? तो उसके अंदर है सी विलिमेंट्स, फ्लोएम फाइबर्स, एक्सियल पैरेन्काइमा नहीं, तो उसके अंदर कैंपेनियन सेल्स ही इसका आंसर है कि कैंपेनियन सेल्स ही ये जो भी है फंक्शन उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देन 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 भी सिंपल क्वेश्चन है कि एनुलर ग्रोथ रिंग्स अमंग द टेम्परेट ट्रीज आर रिप्रेजेंटेड बाय। कि एनुलर ग्रोथ जो होती है रिंग्स के अंदर अमंग द टेम्परेट ट्रीज आर प्रेजेंटेड बाय, उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे, उसे फैलोजन कहेंगे, उसे फेलोड्रेम कहेंगे, उसे सेकेंडरी जाइलम कहेंगे? तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एन सेकेंडरी जाइलम। 36 क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट इंक्लूजन इन प्लांट सेल्स आर नोन एज। क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट का जो इंक्लूजन होता है प्लांट्स के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे किस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसे ही सिस्टोलिथ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ड्रसेस, ग्रेफाइड्स या फाइटोलिथ नहीं, उसे ही सिस्टोलिथ से रिप्रेजेंट किया जाता है। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। A structural component of plasmodesmata which helically arranged proteinous particle is known as। जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है प्लाज्मोडेस्मेटा का, जो हेलिकली अरेंज होता है प्रोटीन्स पार्टिकल से, उसे किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे साइटोप्लाज्मिक एन्युलस नहीं, सेंट्रल कोलम नहीं, ओरिफिस नहीं, उसे डेस्मोटिब्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड डेस्मोटिब्यूल। 38 अ फैलोटैटिक पैटर्न represented by two vertical rows of leaves is term। जो फैलोटैटिक पैटर्न है जिसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है टू वर्टिकल रोज ऑफ लीव्स इज टर्म एज, उसे क्या कहेंगे हम? उसे अपोजिट सुपरपोज से रिप्रेजेंट करेंगे। अपोजिट, डिस्क्यूट, वर्ड, जनरेटिव स्पाइरल नहीं, तो उसे क्या कहा जाएगा? अपोजिट सुपरपोज कहा जाएगा। 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39। Specialized epidermal cells of grasses that contain oil, tannins और crystals are known as। जो कुछ स्पेशलाइज epidermal cells है ग्रासेस के, जिसके अंदर कुछ ऑयल होता है, टैनिन्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, आर नोन एज, उसे हम किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो उसे जो क्वेश्चन नंबर 39 है, तो उसे क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो उसे वेलमन सेल्स नहीं, कॉर्क सेल्स नहीं, बुलीफॉर्म सेल्स, हाँ उसे बुलीफॉर्म सेल्स कहा जाता है, गार्ड सेल्स नहीं। तो ऐसे स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स जो कि ग्रासेस से जो भी ये बनते हैं, जो कि इनके अंदर ऑयल, टैनिन और क्रिस्टल होता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो बुलीफॉर्म सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, which of the following represent fibers located in tension wood। which of the following represent the fiber located in tension wood। टेंशन वुड के अंदर इनमें से कौन सा फाइबर जो भी होता है ये कहा गया है? लिब्रिफॉर्म फाइबर्स नहीं, सब्स्टिट्यूट फाइबर्स नहीं, फाइबर ट्रैकॉइड्स नहीं, तो ये जिलेटिनियस फाइबर इनके अंदर ऑब्जर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन जेनेटिक्स पूछे गए हैं, डायरेक्टली पूछे गए हैं। मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। देखिए कि लिस्ट 1 के अंदर जूट, सीसल, कॉटन, सॉर्गम, ये प्लांट्स के नाम दिए गए, और कौन सा फाइबर किससे बनता है ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। ठीक है, देखिए अब जो हम कह सकते हैं कि पहला जो जूट है, उस जूट से टेक्सटाइल फाइबर जो भी बनाया जाता है, तो इसमें से पहला आंसर इसका सही होगा। और जो सीसल है, वो सीसल से ब्रुश फाइबर बनाया जाता है। ठीक है, जो कॉटन है उस कॉटन से बास्ट फाइबर बनाया जाता है। ठीक है, और ये सॉर्गम से स्ट्रक्चरल फाइबर बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हुआ। जूट, जूट के बाद हम कह सकते हैं कि जो बनता है जूट, तो पहला तो ए तो जूट हुआ, फिर जो बी है सीसल है, वो स्ट्रक्चरल फाइबर है। ठीक है, फिर जो
कॉटन है ये बास्ट फाइबर है, और ये ब्रुश फाइबर जो भी है वो सॉर्गम से बनता है। देन क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42, द टर्म पैडी रेफर्स टू, जो टर्म पैडी है वो पैडी किस चीज के लिए रेफर किया जाता है? तो राइस स्ट्रॉ के लिए, राइस हस्क और ब्रन के लिए, राइस ग्रन विथ हस्क, ठीक है। तो ये राइस ग्रेन विथ हस्क उसी को हम पैडी कहते हैं, राइस ग्रेन विदाउट हस्क नहीं। तो इसका थर्ड आंसर ही सही है। क्वेश्चन नंबर 43, रबर इज ऑफ्टेन फॉर्म, रबर इनमें से किस प्लांट है, उस किस प्लांट से आइसोलेट किया जाता है, पूछा गया है। तो रबर जो भी है ऑप्टेन होता है विया ब्रासिलिनेसिस से ऑप्टेन होता है, सेड्रस डेओडेरा से नहीं, एक्टोना ग्रैंडिस, मैकेलिया कैंपिकान से नहीं, तो हेविया ब्रासिलिनेसिस से ये ऑप्टेन होता है। 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44, एसीडीएस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स वे डिस्कवर्ड इन, जो एसीडीएस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं या जिन्हें ही हम कहते हैं कि जो जंपिंग जीन्स हैं, ये कहाँ वेर डिस्कवर्ड इन, ये जंपिंग जीन्स कहाँ डिस्कवर्ड हुए, एसीडीसी डीएस एलिमेंट्स जो भी है कहाँ पे डिस्कवर्ड हुए? तो एक प्लांट है जीएमएस, मतलब जो मेज प्लांट है उस मेज प्लांट के अंदर ये सबसे पहले आइसोलेट हुए थे, बाकी किसी के अंदर नहीं है। 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर का क्वेश्चन वैसे देखिए तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से है। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन सिंपल है, फॉर पॉपुलेशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव allele of certain hereditary trait is 0.20, what would be the expected percentage of individual with dominant trait? अगर रेसेसिव 0.20 है तो फिर डोमिनेंट कितना होगा, डोमिनेंट ट्रेट की जो भी पॉपुलेशन क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये ना हम कह सकते हैं कि अगर हार्डी वेनबर्ग का हमें फॉर्मूला भी पता है तो आराम से बता पाएंगे कि रेसेसिव अगर 20% है, 0.20 है, तो 96% जो भी है डोमिनेंट ट्रेट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 46, in diploid organism the two genes A and B presented on two different chromosomes in a cross between of individual AB, capital AB, small ab or ABAB, what fractions of the progeny expected to capital ABAB? ये जो भी है आपसे पूछा गया है, कहा गया है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में दो जीन्स हैं, एक है कैपिटल ए, एक है कैपिटल बी, आर प्रेजेंट ऑन तो टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ठीक है। मतलब देखो ऐसा है, इनके पास में एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, मतलब ए जीन यहाँ है तो वैसे ही ए जीन यहाँ पे भी है, बी जीन यहाँ है तो बी जीन यहाँ पे भी है। तो एक पेरेंट के पास में ऐसी कॉपी है और एक पेरेंट के पास में जो भी है एक ऐसी कॉपी है इनके पास में, ठीक है। तो व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ एक्सपेक्टेड टू द प्रोजेनी, अब देखो इनसे आने की जो संभावना है वो 50% तो ए बी आ सकते हैं और इनसे तो ये एक ही आएगा, ए बी ही आएगा, तो हम कह सकते हैं 50% संभावना है, 50% जो भी है चांसेस हम कह सकते हैं कि कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी जो भी है यहाँ पे आए। तो यहाँ से तो एक ही आ सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि लेकिन हाँ वो है कि ए एंड बी आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट, ए और बी दोनों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, ठीक है ना, ए भी अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, बी भी, हाँ तो फिर सही है कि 25% है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, दो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, तो 25% सही है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, माइक्रोस्पोर डिराइव्ड प्लांट्स ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी वर ट्रीटेड विद कोल्चिसिन एंड देन यूज्ड सब्सिक्वेंटली इन ब्रीडिंग प्रोग्राम, द meiotic एनालिसिस ऑफ these प्लांट्स इज एक्सपेक्टेड टू शो। क्या किया गया, देखिए एक माइक्रोस्पोर डिराइव्ड प्लांट्स है of high yielding crop ठीक है, माइक्रोस्पोर है डिराइव होता है प्लांट्स ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी ट्रीटेड विद कोल्चिसिन, कोल्चिसिन से उसे ट्रीटेड किया गया, कोल्चिसिन माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन को रोक देता है। यू सब्सिक्वेंटली इन ब्रीडिंग प्रोग्राम द meiotic एनालिसिस ऑफ दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू शो, क्या शो करेगा, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो देखिए ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है कि क्या होगा, तो इसमें से
ऑल जो भी हैं बाइवैलेंट्स बनेंगे, क्योंकि कोल्चिसिन से ट्रीटमेंट दिया है तो माइटोसिस नहीं हुआ हुआ है। which one of the following statement is false for cis trans complementation test? cis trans complementation test के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। इन मोस्ट कंडीशंस म्यूटेंट्स allele of the same gene fail to complement each other। सही है। टेस्ट इज डन फॉर म्यूटेंट्स exhibiting similar phenotype। सही है। mutations receives mutations recessive to the wild type can only be considered for the test। ऐसा नहीं है, recessive नहीं, dominant को भी ले सकते हैं। mutation that are present on the same chromosome cannot be used for complementation test। ये कहा जा रहा है कि म्यूटेशन दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम कैन नॉट बी, ऐसा थोड़ी है, सेम क्रोमोसोम के ऊपर को भी हम स्टडी कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49। प्लांट हैज 2n, प्लांट के पास में डिप्लॉयड जेनेटिक मटेरियल है, 2n है और 10 है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट एट द मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज 2 स्टेजेस ऑफ द मियोसिस। अब देखो मेटाफेज 1 के अंदर तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो 10 ही होंगे, क्योंकि डिप्लॉयड है, तो क्योंकि मेटाफेज 1 के अंदर तो सेपरेशन जो भी हुआ नहीं है। और मेटाफेज 2 के अंदर और मेटाफेज 1 के अंदर, दोनों के अंदर भी हम कहेंगे 10 ही होंगे। ठीक है ना, मेटाफेज 1 के अंदर और मेटाफेज 2 के अंदर भी, दोनों के अंदर 10 ही होंगे, क्योंकि वो तो वहां पे प्रेजेंट है, सेपरेशन तो नहीं हुआ हुआ है उनका, तो 10 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ये क्वेश्चन जो भी है सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है। लिथल alleles कैन सर्वाइव इन द पॉपुलेशन इन द हेटेरोजाइगस स्टेट। हेटेरोजाइगस स्टेट के अंदर सर्वाइव होंगे नहीं, क्योंकि लिथल अलील है, मतलब उसकी प्रेजेंस की वजह से डेथ होगा, तो सर्वाइवल का कोई सवाल नहीं बनता। सिंगल जीन है वो मल्टीपल अलील्स, एक जीन के मल्टीपल अलील्स हो सकते हैं, ये जो भी है सवाल पूछा गया है, हमें तो फॉल्स बताना है। सिंगल जीन हैवन मल्टीपल अलील्स, हाँ ये भी बात सही है। लिथल allele can survive in the population of heterozygote, हाँ ये भी तो सही है, सॉरी। एपिस्टेटिक रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ alleles ऑफ डिफरेंट जीन्स, ये भी सही है। ऑल रेसेसिव alleles आर नॉन फंक्शनल, ऐसा थोड़ी है कि सभी रेसेसिव alleles नॉन फंक्शनल होते हैं, ये गलत है, बाकी तो सभी। क्वेश्चन नंबर 51। विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशंस रिजल्ट फ्रॉम एडिशन और डिलीशन ऑफ बेसिस। अगर कहीं पे एडिशन किया जाए बेसिस का या डिलीशन किया जाए बेसिस का, तो किस तरीके का म्यूटेशन है वो म्यूटेशन होगा। ठीक है, एडिशन किया जाए या डिलीशन किया जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि AUG है, सपोज CCA है, AA है, UU है, GG है, UAA है, ये 3 कोडॉन्स, ऐसे कोडॉन्स है। तो कहा जा रहा है अगर किसी एक न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन किया जाए या एक न्यूक्लियोटाइड का जो भी एडिशन किया जाए, तो जो भी है फर्क पड़ेगा, वो किस तरीके का म्यूटेशन कॉज होगा। जैसे कि यहाँ पे एक AUG एक कोडॉन है, ट्रिपल C एक कोडॉन है, ट्रिपल A एक कोडॉन है, ट्रिपल U, ट्रिपल G, ट्रिपल UAU है। लेकिन अगर एक कोडॉन जो C वाला है, साइटोसिन है, वो एक डिलीट हो गया, तो फिर इसके बाद में CCA, AAU इस तरीके से कोडॉन चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, ये थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है, जरा देखिए इसको, कोशिश करिए समझने की। इन जीन कंटेन्स द फॉलोइंग डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस। एक जीन है, वो जीन के अंदर डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस ये है, देखिए 5 प्राइम एंड है, ए है, थाइमीन है, गोनीन है, 3 थाइमीन है, एडिनिन है, गोनीन है, साइटोसिन है, गोनीन, साइटोसिन, साइटोसिन, ये 3 प्राइम एंड हुआ। और नीचे के स्टैंड के ऊपर भी सीक्वेंस है कि थाइमीन, एडिनिन, साइटोसिन, एडिनिन, 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 थाइमीन, साइटोसिन, गोनीन, गोनीन, साइटोसिन, सॉरी साइटोसिन, गोनीन, गोनीन, इस तरीके की सीक्वेंस है। if the top strand is the same strand and codes for a messenger RNA whose sequence begins with ATG, which of the following would be the present the sequence of the corresponding segments of antisense RNA। ये कहा जा रहा है if the top strand is the same strand, जो ऊपर वाला स्टैंड है, ये ऊपर वाला स्टैंड को हम क्या कंसीडर करें, तो ऊपर वाले स्टैंड को अगर हम सेम स्टैंड कंसीडर करें, अपर स्टैंड, जैसे कि ये सपोज अपर स्टैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसको सेंस कंसीडर करें। ठीक है, if the top strand is represent a sense strand and codes for messenger RNA whose sequence begin with ATG,
which of the following which of the following would be represent the sequence of corresponding segment of antisense RNA? एंटीसेंस आरएनए की जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या होगी? ठीक है, देखो अब ये ऊपर वाला जो है सीक्वेंस है वो सीक्वेंस किसकी है? सेंस की है। ये दिस इज सेंस स्ट्रैंड, ये जो है सेंस स्ट्रैंड है। तो ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड है वो नीचे वाला स्ट्रैंड को ही हम क्या कहते हैं? तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एन एंटीसेंस। एक है सेंस तो दूसरा है एंटीसेंस स्ट्रैंड्स, हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए सीक्वेंस और सीक्वेंस क्या होगी, तो अगर यहाँ से हमने इसका ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये इस तरीके से 5 प्राइम से ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो जाएगा। और ये 5 प्राइम से ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये गोनिन 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 साइटोसिन, गोनिन साइटोसिन, ये जो सीक्वेंस है ये इस तरीके से होगी। गोनिन गोनिन साइटोसिन, गोनिन साइटोसिन यूरासिल एडेनिन एडेनिन एडेनिन, साइटोसिन एडेनिन यूरासिल। तो ये इस तरीके की सीक्वेंस होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फोर्थ आंसर ही सही है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 भी वैसे थोड़ा सा आसान ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है 53। साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड अ न्यू वायरस फ्रॉम डेड एनिमल, एक डेड एनिमल से एक नया वायरस पता चला है। फर्दर एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट दैट द डीएनए ऑफ दिस वायरस हैज, उस वायरस का जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर पता चला है कि एडेनिन 35% है, गोनिन 35% है। ठीक है, सॉरी, हैज 35% एडेनिन, गोनिन 35%, 20% थाइमीन है और 10% साइटोसिन है। ठीक है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है ये पूछा गया है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल। अब देखो अगर डबल स्टैंडर्ड होता तो एडेनिन 35% होता तो फिर थाइमीन भी 35% ही होता, ऐसा नहीं है। जितना एडेनिन है उतना गोनिन है, मतलब 101%। वायरस के पास में डबल स्टैंडर्ड तो है नहीं है, वायरस के पास में कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड है, वो लीनियर डीएनए। इनके पास में सिंगल स्टैंडर्ड है और क्या है? लीनियर डीएनए। क्योंकि सर्कुलर होने के लिए तो इन्होंने कुछ जो भी बातें हमारे लिए नहीं कही है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, हाँ ये कहा है ना, डीएनए डीएनए ऑफ द वायरस कैन नॉट बी कट बाय द एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मतलब उसके एंड फ्री नहीं है, और एंड फ्री नहीं मतलब 101%। वायरस हैज अ सिंगल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए, वायरस के पास में सिंगल स्टैंडर्ड भी है और सर्कुलर है। क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस से लीनियर होता तो एक्सोन्यूक्लियस से कट लग जाता, लेकिन सर्कुलर है इसलिए एक्सोन्यूक्लियस से कट नहीं लग रहा। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 54। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी इसे सॉल्व करेंगे। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैलिंड्रोम इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कौन सी सीक्वेंस पैलिंड्रोम नहीं है, ये पूछा है। अब देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब ऐसे सीक्वेंस होता है कि सीक्वेंस को हम रीड करें, चाहे वो ऊपर वाले स्टैंड के ऊपर 5 प्राइम से 3 प्राइम, या नीचे वाले स्टैंड को के ऊपर 3 प्राइम से 5 प्राइम रीड करें, तो मीनिंग सेम निकल के आता है, उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। पहली सीक्वेंस को देखते, देखिए सी टी
ए जी ए जी बराबर। अगर सी टी ए जी है तो नीचे क्या आएगा, गोनिन है तो आएगा साइटोसिन, थाइमीन एडेनिन है तो आ जाएगा थाइमीन, गोनिन है तो क्या आ जाएगा साइटोसिन, एडेनिन है तो क्या आ जाएगा थाइमीन, थाइमीन है तो क्या आ जाएगा एडेनिन, एडेनिन है साइटोसिन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गोनिन। तो देखो जी ए जी से यहाँ पे क्या है, तो सी टी ए जी है, यहाँ पे सीक्वेंस क्या है सी टी सी है, टी ए जी, तो ये सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। दिस सीक्वेंस इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सेकंड वाली को देखो कि अगर आप सेकंड वाली सीक्वेंस को देखोगे सी टी टी ए जी, ऐसे सीक्वेंस है 101% यहाँ पे सी टी टी ए जी सीक्वेंस आएगी। फिर यहाँ पे ये थर्ड वाली सीक्वेंस को देखो जी सी टी ए जी सी, तो जी सी टी ए जी सी, ये भी मैच हो रही है, ठीक है। फिर इस फोर्थ वाली सीक्वेंस को भी देखो सी टी ए जी, ये सीक्वेंस है, तो ये भी हो गया सी टी ए टी ए जी, ये भी सीक्वेंस है। तो ये तीनों सीक्वेंसेस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। एक ही सीक्वेंस ऐसी है जो कि ये फर्स्ट वाली है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट होगा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इनमें से कौन नहीं है, तो जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। अब देखिए उसके बाद 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका भी जो भी हम आंसर दे सकते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। शॉर्ट पेप्टाइड हैज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड valine, serine, methionine, proline. The tRNA used in its synthesis have the following corresponding anticodon. ठीक है, what is the sequence of DNA that encodes the peptide? उस पेप्टाइड की सीक्वेंस क्या होगी, देखो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है, तो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है कि पहले वैलिन होना चाहिए, ठीक है, वैलिन के बाद में क्या होना चाहिए, सीरीन होना चाहिए, मतलब पहला कोडॉन वैलिन का, दूसरा कोडॉन सीरीन का होना चाहिए, तीसरा कोडॉन मिथ्योनिन का। मिथ्योनिन का 101% हम सब लोग जानते हैं कि कोडॉन क्या होता है, एयूजी होता है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है क्या ऐसा कि एयूजी 101%। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए कोड्स द पेप्टाइड, तो ये देखिए हम कह सकते हैं कि वैलिन है, सीरीन है, मिथ्योनिन है, उसके बाद में प्रोलीन है। तो ये सीक्वेंस के लिए है हमारे पास कहीं पे एयूजी यहाँ एक आ रहा है, और उसके बाद ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ए सी टी आर है, लेकिन यहाँ पे यूरेसिल यूरेसिल आ जाएगा। तो इसमें से जो भी है 55 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें से देखिए क्या होगा आंसर, लगाइए ज़रा, थोड़ा सा अप्लाई करिए ब्रेन। ठीक है, तो ये ट्रिपल यू एक कोडॉन हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं कि ये भी एक कोडॉन हो सकता है इस तरीके से, एक कोडॉन। तो इसका आंसर फोर्थ ही होगा, क्योंकि डीएनए की सीक्वेंस हमें पूछी है, तो डीएनए की सीक्वेंस के अंदर तो यूरासिल होगा नहीं, तो 101% इसका जो आंसर होगा क्या होगा, फोर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 भी देखिए कितना आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ मैच्योर यूकैरियोटिक एमआरएनए। मैच्योर यूकैरियोटिक एमआरएनए के अंदर इनमें से क्या कंपोनेंट नहीं होता, ये पूछा गया है। कोडिंग एक्सॉन्स होते हैं क्या, होते हैं। यूटीआरस होते हैं क्या, होते हैं। और नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स होते हैं क्या, ठीक है। कोडिंग कोडिंग इंट्रॉन्स और नॉन कोडिंग, देखो तो नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स तो बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है ना, तो यही नहीं होते। आप कह सकते हैं ये सब चीजें होती हैं, लेकिन मैच्योर एमआरएनए के अंदर, मैच्योर यूकैरियोटिक एमआरएनए के अंदर अगर कुछ नहीं होता है तो क्या है, नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स है, ठीक है। चलिए आपके लिए 56 के बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर देता हूँ 57। इस 57 के नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा जरा, सॉल्व करिए सब लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 57 कितना आसान है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट जनरल फीचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में करेक्ट चीज क्या है पूछा गया। प्रोकैरियोटिक सिंगल रेप्लिकेशन ओरिजिन और यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस नहीं। बैक्टीरिया के अंदर सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है लेकिन बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। यूकैरियोटिक्स मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन एंड यूनिडायरेक्शनल नहीं। प्रोकैरियोटिक सिंगल रेप्लिकेशन ओरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। हाँ, चाहे बैक्टीरियल सिस्टम हो या चाहे यूकैरियोटिक सिस्टम हो, रेप्लिकेशन जो भी बाई डायरेक्शनल ही होगा। बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर सिंगल ओरिजिन होती है, यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर मल्टीपल ओरिजिन होती है, लेकिन रेप्लिकेशन जो भी है कैसा होता है, बाई डायरेक्शनली होता है, सिंगल ओरिजिन नहीं। गलत है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, चलो किसने किसने दिया था, आनंदिता ने दिया था, अश्विनी ने, प्रकृति, सौम्या, चलो 3 दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 58 का भी आंसर बताइए। इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज, मतलब एसएनआरएनए इज एनकोडेड बाय। एसएनआरएनएज को कौन डन करता है? एसएनआरएनए जो है, उन एसएनआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर कौन करता है, ये पूछा गया है। क्या होगा आंसर 58 का? देखिए, आरएनए पॉलीमरेज 1 तो नहीं, क्योंकि आरआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 आ रहा है। सेकंड और थर्ड दोनों भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द कराता है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 3 U6 एसएनआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन कराता है, तो इसलिए इसका आंसर जो भी होगा वो थर्ड ही होगा। ठीक है, पॉलीमरेज थर्ड ओनली नहीं, सेकंड मोस्टली करता है, लेकिन थर्ड एक का करता है जिसका नाम है U6 एसएनआरएनए। अब 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 भी है। क्वेश्चन नंबर 59 को भी हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जो भी हम रीड कर पाएंगे, अच्छी तरीके से डिस्कस कर पाएंगे इसे। एक बार देखिए, द फॉलोइंग फिगर शोज एन इंटरप्रेटिव डायग्राम ऑफ आरएनए डीएनए हाइब्रिड ऑफ एन यूकैरियोटिक जीन एज विजुअलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर आरएनए और डीएनए के हाइब्रिड को हम एक दूसरे के साथ हाइब्रिड करें, यूकैरियोटिक जीन को, और उसको विजुअलाइज करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर, तो इनमें से इस तरीके का जो भी है डायग्राम दिखा जाता है। बेस्ड ऑन द अबाउ डायग्राम, जो अबाउ डायग्राम है, उस अबाउ डायग्राम को अगर हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, ये पूछा गया है। बताइए क्या होगा 59 का? क्या होगा 59 का? ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है ना, ये ब्लैक कलर से आपके सामने जो रिप्रेजेंट किया गया है ये डीएनए है, और ये ग्रीन कलर से जो दिखाया है वो आरएनए है। ठीक है, देखिए जहां जहां आरएनए आरएनए तो लगभग जो भी बहुत सारी जगहों के ऊपर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज कर रहा है, यहाँ से लेके आरएनए एक कंप्लीट जगह हाइब्रिडाइज कर रहा है। ठीक है ना, आरएनए का हाइब्रिडाइजेशन देखा जा रहा है, लेकिन आरएनए कुछ लोकेशंस के ऊपर हाइब्रिडाइज हो रहा है, लेकिन कुछ लोकेशंस के ऊपर ये जो डीएनए है, ये डीएनए इस तरीके से एक लूप बनाया है, यहाँ पे ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 6 है, और ये 7 है। 7 बार लूप बनाया है डीएनए का। ठीक है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एमआरएनए जो है वो आइसोलेट किया गया है साइटोप्लाज्म से, मतलब मैच्योर एमआरएनए आइसोलेट किया गया है, और उसके अंदर 7 इंट्रॉन्स है। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करने से एमआरएनए तो क्या कर रहा है, एमआरएनए मैच कर रहा है, लेकिन एमआरएनए की मैच करने से डीएनए लूप बना रहा है। मतलब मैच्योर एमआरएनए के अंदर तो इंट्रॉन्स होते नहीं है, मतलब 101% ये मैच्योर एमआरएनए है साइटोप्लाज्म का, और जिसके पास में 7 इंट्रॉन्स है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है। देखिए, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स आर नॉट ससेप्टेबल टू डीएनएज 1। कहा जा रहा है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, वो ससेप्टेबल नहीं है डीएनएज 1 से। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि वो डीएनएज 1 से ससेप्टेबल नहीं है, तो ये गलत ही है। ठीक है, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग ऑकर्स बाय एसिटाइलेशन डीएसिटाइलेशन ऑफ कोर हिस्टोन। हाँ सही है, क्रोमेटिन के ऊपर रिमॉडलिंग एसिटाइलेशन डीएसिटाइलेशन से हो सकता है।
जीन साइलेंसिंग इज नॉट एन एपिजेनेटिक फिनोमिनॉन। जीन साइलेंसिंग एपिजेनेटिक फिनोमिनॉन नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, एपिजेनेटिक फिनोमिनॉन है। मिथाइलेशन इंड्यूस रिप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व द क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, ये भी गलत है। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग मिथाइलेशन की वजह से होता ही है। तो इसमें से 60 का जो आंसर होगा वो 2 नंबर का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, प्लांट्स अडेप्टेड लो लाइट इंटेंसिटी, प्लांट अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी हैव। कुछ प्लांट्स हैं जो अडेप्टेड होते हैं लो लाइट इंटेंसिटी, उनके पास में क्या होना जरूरी है? एक्सटेंडेड रूट सिस्टम नहीं, लाइट इंटेंसिटी अगर लो है वहाँ पे एक्सटेंडेड रूट होने की जरूरत नहीं है। हाई रेट ऑफ वाटर अपटेक नहीं, लीव मॉडिफाइड स्पाइंस नहीं। हाँ, हायर फोटोसिंथेटिक रेट होनी चाहिए कि लो रेट भी हो या लो लाइट भी हो, लो लाइट की इंटेंसिटी भी हो, तो उसने जो भी हम कह सकते हैं कि हायर फोटोसिंथेटिक रेट होना जरूरी है। देन 62, गाइया हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट, ये जो गाइया हाइपोथेसिस है वो क्या स्टेट करता है? तो गाइया हाइपोथेसिस क्या स्टेट करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज गवर्न बाय द सर्टेन लिमिटिंग फैक्टर, इसे स्टेट नहीं करता। नो टू ऑर्गेनिज्म हैविंग द सेम इकोलॉजिकल निश कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर, ये भी नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट एन कंडक्सिव सेल्फ रेगुलेटिंग कंट्रोल सिस्टम फॉर अदर स्पेसीज टू एग्जिट, हाँ ये सही है। स्पेसीज विद रेस लेस gestation पीरियड नीड्स मोर पेरेंटल केयर, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो थर्ड। देन उसके बाद 63, इकोसिस्टम साइबरनेटिक्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। इकोसिस्टम के अंदर साइबरनेटिक्स हैज विच ऑफ द फॉलोइंग, उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या हम किस रिप्रेजेंट कहेंगे? उसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नो फीडबैक मैकेनिज्म, न्यूट्रल फीडबैक मैकेनिज्म, या उसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे? तो उसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64, द पॉपुलेशन ऑफ ऑसिलेशंस सीन इन स्नो शो हेयर एंड लैंग्स इज रेगुलेटेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो किससे ये जो भी है अवेलेबल है? तो प्लांट पॉपुलेशन, प्रेडेटर पॉपुलेशन, प्रे पॉपुलेशन। वाटर अवेलेबिलिटी तो हम कह सकते हैं प्रे पॉपुलेशन से है। 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65, द बेस्ट ग्राउंड वाटर रिजर्वायर एरियाज हैव, जहाँ पे बेस्ट ग्राउंड वाटर रिजर्वायर होते हैं, एरियाज है, उनके अंदर क्या होता है? तो हम कहते हैं कि उनके अंदर हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए एंड हाई पोरोसिटी। हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए और हाई पोरोसिटी होनी चाहिए, तभी तो जो भी है रिजर्वायर को रख पाएंगे। 66, which one of the following adaptation is found in desert plants? डेजर्ट प्लांट के अंदर इनमें से कौन सा जो भी एडाप्टेशन जो भी है दिखने को मिलेगा? प्रेजेंस ऑफ क्यूटिनाइज इपिडर्मल सेल्स, प्रेजेंस ऑफ स्पोंजी स्टेम नहीं, रूटी स्टेम नहीं, प्रेजेंस ऑफ न्यू मोटोफोर्स नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि क्यूटिनाइज इपिडर्मल सेल्स होनी चाहिए। 67, which plant growth hormone production decreases with decrease in soil water availability below critical level? तो ऐसा कौन सा जो भी है प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा? जब डिक्रीज होगा सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी बिलो द क्रिटिकल लेवल। तो इनमें से जो भी हम कह सकते हैं साइटोकाइनिन है, जिबरलिन, ऑक्सीन, एब्सिसिक एसिड नहीं, तो साइटोकाइनिन ही इसका करेक्ट आंसर है। 68, इकोसिस्टम resilience is a mechanism in which one of the following, ecosystem resilience is a mechanism in which one of the following, इनमें से कौन सा जो भी मैकेनिज्म है उसे हम कह सकते हैं? तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम नहीं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम कह सकते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम तो नहीं, टुंड्रा इकोसिस्टम भी नहीं, तो इसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 68 का आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। तो कहा जा रहा है कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व, इनमें से किस कर्व का ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? क्या ये हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल जो भी है ग्रोथ कर्व का है? नहीं, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का जो भी एग्जाम्पल है, पॉलिनोमियल कर्व या लीनियर कर्व भी नहीं, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व सही है। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70, reaction catalyzed by the phospholipase D can use all of the following as a substrate except, कि जो रिएक्शन कैटेलाइज करता है फॉस्फोलाइपेज डी
वो इनमें से सभी को सब्सट्रेट की तरह इस्तेमाल कर सकता है सिवाय एक के। तो फॉस्फोडिडिल कोलिन को कर सकता है, फॉस्फोडिथेनोलामाइन को कर सकता है, स्ट्रक्चरल फॉस्फोलिपिड को कर सकता है, लेकिन फॉस्फोडिडिक एसिड को नहीं। ठीक है, फॉस्फोडिक एसिड को वो नहीं कर सकता। देन क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71, which of the following statement is correct about APGIV system of classification? APGIV सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो भी है हम कह सकते हैं कि करेक्ट है, ये यहाँ पे पूछा गया। देखिए, इट शोज दैट द बेसल एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ एंजियोस्पर्म इवोल्यूशन, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज नॉट अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये गलत है। द पोजिशन ऑफ क्रिएटोफैलेसी इज कंसिडर्ड टू बी अनसर्टन, ये भी गलत है। और ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस कंटेन लिस्टिंग ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट हर्बेरिया इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडेक्स हर्बेरियम जो भी है, ये हम कह सकते हैं जिसके अंदर सभी तरीके के इंपॉर्टेंट हर्बेरिया है वर्ल्ड के। ठीक है, जो स्टार्टेड 1935 के अंदर हुआ था, सर्कुलेटेड एज प्रिंट ओनली थ्रू 8 एडिशंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लांट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन विट्रो रीजनरेशन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स। तो वायरस फ्री प्लांट्स के लिए, वायरस फ्री प्लांट के जनरेशन के लिए इनमें से कौन सा जो भी एक्सप्लांट जो भी है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कॉटिलिडोरी लीव्स नहीं, मैच्योर लीव्स नहीं, शूट अपेक्स, या इसे हम कह सकते हैं कि जो शूट स्टेम है, उस शूट स्टेम को लिया जाता, अपाइकल शूट स्टेम को लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल्स होंगे और मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल्स को ही वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए लिया जाता है, हाइपोकोटाइल्स तो नहीं होगा। 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोरोप्लास्ट डीएनए बेस मार्कर। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए बेस मार्कर कौन है? तो एक्सप्रेंस, टैक्स सीक्वेंसेस, ये जो ईटीएस है ये नहीं है। आरबीसीएल, एटीपीबी, मैट के, ये सभी हो सकते हैं लेकिन ईटीएस नहीं है। 74 के बाद 75, द स्टडी ऑफ इंटरस्पेसिफिक पॉपुलेशन, सॉरी, द स्टडी ऑफ इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्टडी की जा रही है इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पेशिएशन एंड इवोल्यूशनरी रेट्स एंड ट्रेंड्स इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे हम? तो देखिए, अगर इवोल्यूशनरी प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है, एंड पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इवोल्यूशनरी स्टडी, तो उसे ही क्या कहा जाता है? गामा टैक्सोनॉमी। तो दिस इज कंसिडर्ड एज एन गामा टैक्सोनॉमी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, द स्पेसिमन or an illustration designated from non-original collection to serve as the type when all the originally cited material is lost or missing is known as, उसे हम क्या कहते हैं? कि उसे ही हम holotype से represent करते हैं। 77, which one of the following is no longer in use following the rules of ICNAFP? तो इसके अंदर इनमें से किस रोल को जो भी है रूल को इस्तेमाल नहीं किया जाता? अभी देखिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज नाउ आईसी और नोमेनक्लेचर ऑफ algae, fungi एंड प्लांट्स। नेम्स फॉलो रूल्स इन इंटरनेशनल कोड्स विच इंक्लूड द 6 प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं यूज करते हैं? तो यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78, द एक्रोनिम BOLD स्टैंड्स फॉर, BOLD का मतलब है बारकोड ऑफ लाइव डाटा सिस्टम। तो बारकोड ऑफ लाइव डाटा सिस्टम से उसे क्या किया जाता है? तो रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मिड ऑफ साइज 3 kb। देखो, एक 3 kb है, उस 3 kb का प्लाज्मिड है, एक्सपेक्टेड टू माइग्रेट द फास्टेस्ट ड्यूरिंग द एगेरोज इलेक्ट्रोपोरोसिस ऑन 8% जेल। कौन सा होगा? सुपर कॉइल्ड वाला है, मतलब इस तरीके का है, ठीक है। ओपन सर्कल में है, मतलब इस तरीके का है। निक्ट सर्कल है, मतलब एक स्टैंड तो है लेकिन दूसरा स्टैंड के ऊपर सर्कल के ऊपर कट लगा हुआ है, और एक जो भी लीनियर है। तो इनमें से कौन जो भी है सबसे फास्टर मूवमेंट करेगा? तो फास्टेस्ट मूवमेंट तो ये सुपर कॉइल्ड वाला ही करेगा एगेरो जेल के ऊपर, क्योंकि जेल के ऊपर, एगेरो जेल के ऊपर इस तरीके से फिक्स जेल की पोर की साइज होती है। जेल जो भी है उन जेल्स के ऊपर फिक्स पोर साइज होती है, और फिक्स पोर साइज की वजह से ही इस तरीके का
हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट है, वो रिप्रेजेंट चीजें। तो सुपर कॉइल्ड होगा तो ही यहाँ से रन हो पाएगा, तो सुपर कॉइल्ड ही सही है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 79। 79 के बाद क्वेश्चन नंबर है 80। ये भी आसान है, देखिए कि fate of the second male gamete in sexual reproduction of the flowering plant was first demonstrated by, इसके बारे में सबसे पहले किसने कहा था? तो ये सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने कहा था जिनका नाम है सेर्गस नौशिन। ये 1898 के अंदर कहा था, जिन्होंने ही सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जो भी पता किया था। तो इसी का आंसर जो भी होगा वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81। occurrence of fibrous thickenings in the epidermal cells of anthers is seen in, ठीक है, ये किसके अंदर सीन होता है? तो ये आर्कियोथोबियम के अंदर जो भी है सीन होता है, बाकी किसी के अंदर नहीं। 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 82। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ एन एंथर द टैप्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम, टैप्टम किससे ओरिजिनेट होता है? सिर्फ पैराइटल सेल से क्या? नहीं, तो पैराइटल सेल एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यूज से। पोरोजेनेसिस, पोरोजेनेसिस और पैराइटल सेल नहीं, तो दोनों से ओरिजिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 83। कैलोज डिग्रेडेशन ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम टेट्रास इज फैसिलिटेड बाय, देखो कैलोज के अंदर जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड होता है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि β13 बॉन्ड होता है। तो टूटना भी कौन सा चाहिए? β13 बॉन्ड ही टूटना चाहिए, तो β13 डी ग्लूकेनेज चाहिए जो कि इस बॉन्ड को तोड़ेगा। 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84 है। रेफेलसिया नोन फॉर द लार्जेस्ट फ्लावर्स अमंग द एंजियोस्पर्म इज पॉलिनेटेड बाय, उसे फ्लाइज हैं, देखिए ये फ्लाइज है जो कि इसे पॉलिनेटेड करता है। फ्लाइज एंड कैरियन फीडर्स आर अट्रैक्टेड टू द फॉल ऑर्डर ऑफ द फ्लावर एंड हेल्प पॉलिनेशन एंड स्प्रेड द इट्स सीड्स, तो मतलब फ्लाइज ही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट जेनेट्स आर रेफर्ड टू एज, दो डिफरेंट जेनेट्स के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है बिटवीन फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट जेनेट्स इट टर्म एज, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम जियोटोनोगैमी नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? तो जीनोगैमी कहेंगे। ऑटोगैमी या प्रोगैमी नहीं। तो जेनोगैमी का मतलब ही इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन ग्रेन्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पेसिस, तो यही है जीनोगैमी का मतलब। क्वेश्चन नंबर 86। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच इनकरेक्टली, इनमें से ऐसी कौन सी पेयर है जो इनकरेक्टली मैच है? ठीक है, देखिए गोल्डन राइस के अंदर जो भी है फाइटोसिंथेसिस के जीन होते ही हैं, हर्बिसाइड के अंदर बार जो भी जीन है ही है, लेकिन वीर जीन जो भी है हेल्पर प्लाज्मिड के ऊपर नहीं, वीर जीन तो विरुलेंस के लिए काम आते हैं एग्रोबैक्टीरियम के अंदर। टीडीएनए बॉर्डर के अंदर इन्वर्टेड रिपीट्स, ये भी बात सही है, लेकिन वीर जीन्स के अंदर हेल्पर प्लाज्मिड के ऊपर अगर वो कहीं हुए तो ऐसा तो हमने जो भी है नहीं पढ़ते कहीं पे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 के बाद क्वेश्चन नंबर 87। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स फॉर्म होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं एपोमेक्सिस। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दैट ऑकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड नॉट इन्वॉल्विंग मियोसिस, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो एपोमेक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 88। which one of the following activities of DNA polymerase reduces errors during PCR, पीसीआर के अंदर इनमें से डीएनए पॉलीमरेज की कौन सी एक्टिविटी की वजह से एरर्स या गलतियां कम होगी? तो हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग जो एक्टिविटी है, इस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की वजह से। और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को क्या होती है? तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से वो गलतियां जो भी है कम होती हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थोड़ा सा देखिए 89 को भी। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ द ओव्यूल टू इट्स स्पिंकल इज नोन एज, कहा जा रहा है कि द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ द ओव्यूल टू इट्स स्पिंकल इज नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे सिंपली नाम दिया जाता है, दिस इज एन, ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एन हीलम, तो उसे चल्जा रेफाई या स्टॉक नहीं कहा जाता। तो देखिए इसे जो भी है नाम दिया जाता है दिस एन हीलम, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एन हीलम से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, द सिक्वेंशियल इवेंट दैट हैपन ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन के दरमियान कौन से सिक्वेंशियल इवेंट होते हैं? पहले मेगा स्पोरेंजेनेसिस होगा, मेगा गैमेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद में पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। बाकी तो फिर फर्टिलाइजेशन पहले, पॉलिनाइजेशन बाद में, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें से फर्स्ट आंसर ही सही है। 90 के बाद क्वेश्चन नंबर 91, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइटिक सेल विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड। फॉर्मेशन हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट का डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइटिक सेल विदाउट मियोसिस, मियोसिस हो ही नहीं रहे हैं, तो मियोसिस नहीं हो रहा है फिर भी फीमेल गैमेटोफाइट्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे ही हम एपोस्पोरी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एपोस्पोरी का मतलब क्या है? द डेवलपमेंट टू यंग गैमेटोफाइट्स विदाउट meiosis and spores form vegetative or non-reproductive cells of the sporophyte, तो उसे ही एपोस्पोरी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। गिवन बिलो इज द डीएनए सीक्वेंस। नीचे कुछ डीएनए सीक्वेंस दे रखी है, देखिए ऐसी डीएनए सीक्वेंस यहाँ पे दी हुई है। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। यहाँ पे दिया हुआ है गोनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गोनिन, एडेनिन, थाइमिन, 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 एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गोनिन, एडेनिन, थाइमिन। ऐसी डीएनए की सीक्वेंस है तो बिल्कुल ऐसी सीक्वेंस उसके पैरेंटल स्ट्रैंड मतलब अपोजिट स्ट्रैंड की होगी। गोनिन है तो यहाँ पे होगा साइटोसिन, थाइमिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गोनिन, ऐसी सीक्वेंस होगी। तो यहाँ पे नीचे वाले स्ट्रैंड के ऊपर सीक्वेंस होगी एडेनिन, थाइमिन, गोनिन, सॉरी साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, ऐसी सीक्वेंस होगी। और पूरी जो सीक्वेंस जो भी है, अब उसके हिसाब से अगर देखिए प्राइमर लगाना है तो प्राइमर जो भी है हमें एक तो प्राइमर यहाँ लगाना पड़ेगा इस तरीके से, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला प्राइमर होगा जहाँ पे सीक्वेंस होगी एडेनिन, थाइमिन, इस तरीके से एडेनिन, थाइमिन, फिर होगा साइटोसिन, फिर होगा थाइमिन, फिर होगा गोनिन, फिर होगा साइटोसिन। एक ऐसी सीक्वेंस होगी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, गोनिन, साइटोसिन। तो ये एक तो ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा जो लगेगा वो हमें यहाँ पे लगेगा, जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे गोनिन, गोनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गोनिन, एडेनिन, थाइमिन, एक ऐसा होगा, मतलब ये इस तरीके से। तो ये 2 प्राइमर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक। 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93, और ये बायोकेमिस्ट्री से है कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन ग्लूकोनियोजेनेसिस इज लोकेटेड। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर काम करता है वो लोकेटेड कहाँ पे होता है? तो देखिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो भी है इज लोकेटेड इन अ माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि पायरुवेट को ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर कन्वर्ट करता है। सो दिस आर इन्वॉल्वड इन माइटोकॉन्ड्रिया। साइट्रोसोल, न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं। 93 के बाद क्वेश्चन नंबर 94, ये थोड़ा सा जो भी है मार्कर के ऊपर है, सिलेक्शन मार्कर्स के ऊपर है कि निगेटिव सिलेक्शन मार्कर जीन्स आर लीथल। निगेटिव सिलेक्शन मार्कर के जो जीन्स होते हैं वो लीथल्स होते हैं टू द सेल्स इन विच दे एक्सप्रेस, जहाँ पे वो एक्सप्रेस होते हैं। देयरफॉर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर्स कैन नॉट बी प्लेस अंडर अ ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल ऑफ। तो डेवलपमेंटली रेगुलेटेड प्रमोटर, टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर नहीं, कंस्टिट्यूटिव प्रमोटर के कंट्रोल में नहीं रखते, क्योंकि अगर कंस्टिट्यूटिव प्रमोटर के कंट्रोल के अंदर रखेंगे तो हमेशा एक्सप्रेस होगा, और हमेशा एक्सप्रेस होगा तो वो लिथलिटी क्लॉज कर सकते हैं। 94 के बाद क्वेश्चन नंबर 95, which one of the following is not induced as a component for amplification of target gene by FECR? पीसीआर के अंदर जब हम टारगेट जीन का एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं तो किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए बफर तो चाहिए,
और रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर भी चाहिए, पॉलीमरेज भी चाहिए, लेकिन डाई डीऑक्सी एनटीपीज की कहीं पे जरूरत नहीं है, क्योंकि डाई डीऑक्सी एनटीपीज होंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा ही नहीं और OH ग्रुप नहीं होगा, तो आगे रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, एम्प्लीफिकेशन नहीं हो सकता। तो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है। 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन है रिजल्ट इन फॉर्मेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या बनेगा, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से देखिए एटीपी का प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, एटीपीज तो बन ही रही हैं, और एटीपीज के साथ साथ वाटर भी बन रहे हैं, तो एटीपी एंड वाटर दोनों बन रहे हैं, NADH ऑक्सीजन या ADP नहीं, तो एटीपी और वाटर सही है। 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 97, ये थोड़ा सा नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATPs आर रिक्वायर्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने ATPs की जरूरत पड़ती है, इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप मेरे पीछे जो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स की, एंजाइम कॉम्प्लेक्स की जो डायग्राम है उस डायग्राम को देखिए, तो आपको जो भी अंदाजा आ जाएगा क्या होगा इसका आंसर। देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो ठीक है, आनंद ने जवाब दिया, बाकी लोग। आनंदिता, श्वेता, बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 16 ATPs की जरूरत लगती है, ये तो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स को काम करने के लिए देयर इज नीड ऑफ 16 ATPs। ठीक है, 97 के बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, देखिए क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिनिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर फाउंड इन, क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिनिज्म ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसके अंदर पाया जाता है, तो जो C4 प्लांट्स है उनके अंदर पाया जाता है। वो क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिनिज्म का मतलब क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट विच इज कंसंट्रेटेड into two types of cells having different size and structure is called as an dimorphic chloroplast। ठीक है, तो ये C4 प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो किसने प्रपोज किया था, तो एरॉन हिल, एमरसन नहीं, ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे जो भी प्रपोज किया था, और इन्होंने ये लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस का जो लॉ है ये उन्होंने ही प्रपोज किया हुआ है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स के अंदर जो हम कह सकते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन एनिमल सेल्स का जो भी है सही ऑप्शन क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही सही है। वैसे जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर सिर्फ सेल पूछा है, एनिमल नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया ही, क्योंकि अगर स्पेसिफाई कर देता, वैसे देखा जाए तो बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनिमल सेल्स के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो पेरोक्सिसोम के अंदर होता है। ठीक है, चलो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है इसका सही आंसर है। चलो ठीक है, वैसे प्लांट सेल पूछते तो पेरोक्सिसोम भी आंसर हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे बात करने के लिए जो भी हमने पूछा कि एनिमल है। हाँ अश्विनी, चलो ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जो भी है ट्रांसक्रिप्शन से तो एक ही है, लेकिन बाकी चीज़ों से है ना, देखो सवाल है, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं है। जैसे कि ये जो भी हमने ये क्वेश्चन पूछा देख लिया आपने पीसीआर का, पीसीआर के साथ साथ ये नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर का क्वेश्चन देख लिया, फिर ये प्राइमर का क्वेश्चन इसी के ऊपर से था, ठीक है ना, फिर ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन था, ऐसे कई सारे सवाल जो भी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, सेल बायोलॉजी से जो भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए, होपफुली आप लोगों ने जिन्होंने भी ये पेपर दिया है DU का बॉटनी का जो पेपर दिया है, आप लोगों का पेपर जो भी अच्छा गया हो, आप लोगों को बहुत सारी हमारी तरफ से जो भी है शुभकामनाएं कि सिलेक्शन आपका जो भी है वहाँ पे हो, अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो हमारी तरफ से IFS की तरफ से पूरे आप लोगों को बहुत अच्छी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और पूरे IFS की तरफ से भी। ठीक है,
तो रुकते हैं आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पे। लेकिन देखिए आपके लिए एक थोड़ा सा एक ऑफर जो भी है हमारी तरफ से दिवाली के अवसर के ऊपर जो भी लाया गया है, और वो जो ऑफर है वो ये है कि जो अपनी बायोसाइंस की बुक है, बायोसाइंस की बुक के ऊपर जो भी ऑफर है दिवाली का ऑफर के लिए, तो 31st हम कह सकते हैं कि ये होने तक आपके लिए ऑफर दिया गया है। ठीक है, और ऑफर के अंदर इसकी जो भी प्राइस है आप देख सकेंगे कि काफी कम जो भी है प्राइस किया गया है। सॉरी 30 अक्टूबर तक ये जो भी आपके लिए वैलिड है। 9,999 रुपीज के अंदर ये जो भी है किया गया है। अश्विनी कह रहे हैं कि स्टेम लूप स्ट्रक्चर कॉमन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक एमआरएनए ऑफ 3 प्राइम टर्मिनल रीजन। ओके, तो क्या हम स्टेम लूप स्ट्रक्चर को राइबो स्विचेस बोल सकते हैं क्या सर? वो राइबो स्विचेस ओनली प्रेजेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि हर अश्विनी आनंद हर जगह जो भी है 3 प्राइम एंड के ऊपर स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ऐसा भी नहीं है। वो तो रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में हो सकता है, रो डिपेंडेंट में तो होता ही नहीं है ना। ठीक है, श्वेता वेलकम, आनंदिता वेलकम। ठीक है, तो चलिए आपके लिए एक ऑफर है, अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करिएगा। देखिए कि दिवाली का स्पेशल ऑफर है, बायोसाइंस की बुक के ऊपर आप लोगों के लिए ऑफर दिया गया है कि प्राइस जो भी है इसकी बहुत ही कम हो चुकी है। 999 रुपीज के अंदर आपको बायोसाइंस की प्रैक्टिस बुक और PYQ के क्वेश्चंस भी आपको इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए रुकते हैं हम आज की सेशन के अंदर यहाँ पे। थैंक यू।